वेट करना पड़ा। आई एम रियली ओके। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, ग्रेट। फाइन, लेट्स स्टार्ट जी। आई गेस फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे आज ज़रा बात करनी है। और उसमें सबसे पहले इंडिया के साथ बात करते हैं। आई थिंक इसमें तीन चार तरह के जो रिलेशनशिप हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया, चाइना, यूएस, अफ़गानिस्तान, ईरान वाला डिबेट हम उसमें ग्लोबल इश्यूज़ में ही कर लेंगे, वो उसके साथ ही रिलेट कर पाएगी। और ये बड़े इम्पोर्टेंट है। और मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट लगा आज जो रशिया के साथ आपने देखा होगा थोड़ा सा रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो जुमला बोला, बड़ा तारीखी जुमला था, नेचुरल एलाइज का। दैट्स वेरी वेरी आयरॉनिक बिकॉज यूएस यूजेस द वर्ड नेचुरल एलाई फॉर इंडिया और रशिया यूज द टर्म फॉर पाकिस्तान। तो आई थिंक ये मेजर रिलेशनशिप हैं। फिर उसमें आ जाएंगे ग्लोबल इशू में, जब जाएंगे ब्रिक्स वगैरह की बात करेंगे, एससीओ की बात करेंगे, तो पाकिस्तान के रिलेशनशिप उस सेंस में भी आ जाएंगे। उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, जिसको अक्सर बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, वो है हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक तो आपको पता है नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, और आप शायद ये भी जानते होंगे जुलाई के महीने के हम प्रेसिडेंट भी हैं। तो आई अजीम आपके इंटरव्यूज जुलाई में शुरू हो रहे हैं ना? इसी मंथ में हो रहे हैं? ओके। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर हम प्रेसिडेंट हैं इस मंथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, दैट्स आल्सो, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो सकती हैं? आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है। आसियान पाकिस्तान के सेंस में नहीं है शायद, सच है। पाकिस्तान का आसियान से कोई लेना देना नहीं जनरली है। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट जी वन बाय वन। देखते हैं इसको। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर दो चीज़ें आई थिंक एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो रिसेंट वॉर है वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी। आई गेस कल किसने क्वेश्चन भिजवाए थे? तला ने भिजवाए थे? तला आज हैं? इज ही स्टिल हियर टुडे? आई गेस नॉट। तला इज नॉट हियर। सो लेकिन आई गेस कल उन्होंने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें वो था, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड भी था। So let's talk about India's जो वॉर है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर है। अच्छा, इस वॉर को आप दो दो एंगल में बात करेंगे, दो एस्पेक्ट में इसको देखेंगे। एक इसका मिलिट्री पर्सपेक्टिव, और दूसरा जिसको हम स्ट्रेटेजिक भी कहते हैं, और दूसरा है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिलिट्री पर्सपेक्टिव में फॉर एग्जांपल जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और वो ये है कि पाकिस्तान, हाउ वाज पाकिस्तान एबल टू मैच इंडिया, और हमने जो मिलिट्री रिस्पांस दिया इंडिया को। अगर आपसे सवाल पूछूं, तो वाज इट, अब मैं चाहूँगा आप मुझे जवाब दीजिएगा, वाज इट पाकिस्तान स्ट्रेंथ और वाज इट इंडियाज वीकनेस? इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन। Sir, India's weakness. एंड जस्टिफाई इट, जस्टिफाई इट। आई जो भी पर्सपेक्टिव होगा उसको जस्टिफाई करेंगे, हाउ इट इज इंडियाज वीकनेस। Sir, it was Sir, can we say, India's weakness in a sense that India was not able to use its military abilities properly. And it was Pakistan's strength in a way that Pakistan used their military equipments very effectively. ओके, गुड गुड। जीतू बाप बताइएगा, आशा तुबा थी, मैं गेस कौन था? पाकिस्तान स्टैंड बिकॉज इट रिटेलिएटेड। ओके, गुड। अच्छा, आई थिंक इंडिया का फेलियर इस सेंस में कहेंगे
दैट इंडिया का जो डिफेंस बजट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पाकिस्तान डिफेंस बजट। और लेकिन अब वो जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग और जो इंटरनेशनल ओपननेस है इंडिया की, इंडिया फेल्ड टू रिप्रेजेंट इट that budget, that military superiority, that high tech into the battlefield। वो बैटलफील्ड में हमें उस तरह से उनकी जो नज़र नहीं आई। तो हम इसको कहते हैं कि जो इंटर ऑपरेबिलिटी होती है मिलिट्री के अंदर, वो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है वो प्रॉब्लमेटिक नज़र आई। फिर एक और प्रॉब्लम ये जो यहाँ पे अभी शायद किसी ने लिखा है या किसी ने बोला यहाँ पे, एक फेलियर इंडिया का ये भी है दैट इंडिया फेल टू एंटिसिपेट पाकिस्तान कैपेबिलिटीज। इट अंडर एस्टिमेटेड, उसका मिलिट्री फेलियर ये है दैट इट्स इंटेलिजेंस, इट्स मिलिट्री जो स्ट्रेटजिस्ट थे, दे अंडर एस्टिमेटेड पाकिस्तान मिलिट्री कैपेबिलिटीज। जो जिसका इज़हार आपने देखा होगा अब वो कर भी रहे हैं, दे आर डूइंग दैट। और जब मोदी साहब ने ये जुमला बोला कि बड़ा हमने तो उसको मजाक में ले लिया, बट उन्होंने जो जुमला बोला था पाकिस्तान हमने दहशतगर्दों पे हमला किया, उल्टा पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। तो इंडिया नेवर एक्सपेक्टेड पाकिस्तान टू रिटेलिएट द वे वी रिटेलिएटेड इन दैट वे। तो आई थिंक ये इंडिया की कहीं ना कहीं पे इस सेंस में फेलियर भी बनता है जाके। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तो हम कह सकते हैं, बट ऑब्वियसली बात है वी डिडंट प्रूव टू बी स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, बट वी प्रूव टू बी स्ट्रॉन्गर इन डिफेंस, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। हमें लगा कि हमारे पास जो है वो रिस्पांस का कैपेबिलिटी है और रिजॉल्व भी है। नैरेटिव ऑफ चाइना हेल्पिंग पाकिस्तान रिलेटेड टू वो जो उन्होंने कहा जी वो जो सैटेलाइट वो चीज़ें थी, देखें ट्रू और फॉल्स तो शायद ज़ुबैर हमें ना पता चले इट्स ट्रू और नॉट, बट व्हाट आई डू नो इज़ दैट अगर मिलिट्री हार्डवेयर सपोर्ट होती है तो वो तो इंडिया को भी सपोर्ट थी। S-400 रशिया ने दिया था, राफेल फ्रेंच के आए हुए थे, अमेरिकन ने उनको स्पेस में बड़ी कोलैबोरेशन की हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लाइव जिस तरह की इंडिया इंडिया वाले बात करते हैं, तो मेरा यही तो आर्गुमेंट है। इंडियंस को लगता है कि पाकिस्तान को जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है वो चाइना दे रहा था। ये जो मैं बोलूँगा, दे एक्चुअली अंडर एस्टिमेटेड पाकिस्तान कैपेबिलिटीज, और ये उनका एक फेलियर है। दे था दैट उनका एजम्पशन इस बात पे ज़ुबैर उनसे पूछे ना एविडेंस क्या है कि चाइना पाकिस्तान हेल्पिंग, कि जी पाकिस्तान कर नहीं सकता। दिस इज नॉट एन एविडेंस, दिस इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, बट आई थिंक दे हैव अंडर एस्टिमेटेड पाकिस्तान रिजॉल्व एज वेल। तो मेरा ये ख्याल है कि चाइना एक्चुअल हेल्प अगर वेपन्स किसी में की तो यस इट वाज, लेकिन वो सारे करते हैं जैसे अभी बात की तो मैंने, इजरायली ड्रोन्स थे उनके पास, हमारे पास टर्किश जो हैं वो ड्रोन्स थे, तो एक सेंस में ज़रूर मौजूद है। तो मिलिट्री सेंस में तो सर डेफिनेटली उनसे एक जी जी सर उनके जर्नलिस्ट पे कॉन्टिन्यूसली वो ये कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान हाइफेनेशन होनी नहीं चाहिए, मतलब वो इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए। उन्होंने इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। यस यस। अगर इकोनॉमिकली कहते तो शायद मैं मान भी लेता, जब मिलिटरली कहते हैं तो डजंट मेक सेंस, बिकॉज देखें इंडिया पाकिस्तान में जो जोग्राफिकल इशू है ना, उसमें इंडिया के साथ हमें एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा है। और फिर दूसरी बात है पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर एक और कैपेबिलिटी जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है, जो मैं समझता हूँ इस सारी डिस्कशन में मुझे नज़र नहीं आई, जो मैं चाहता हूँ कि आप अगर इंटरव्यू में करें तो लाजमी ये चीज़ ऐड करें, वो है पाकिस्तान मिलिट्री इज़ अ बेटर हार्डन्ड मिलिट्री। ठीक है, हमारी बैटल हार्डन्ड मिलिट्री है। वी हैव बीन फाइटिंग अ वॉर ऑन टेररिज्म, हमारी एयरफोर्स भी लड़ रही है, हमारी मिलिट्री आर्मी भी लड़ रही है। वी हैव बीन, आवर इंटेलिजेंस इज आल्सो एंगेज, तो वी आर अ बैटल हार्डन्ड मिलिट्री। इंडियन मिलिट्री इज नॉट फाइटिंग अ वॉर, इट हैज नॉट फॉट अ वॉर फॉर सो मेनी ईयर्स। तो आई थिंक इसलिए 1990s वाली इंसर्जेंसी भी कश्मीर में नहीं है। और तो पाकिस्तान की मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री में एक फर्क ये है कि एक्चुअल वॉर एक्सपीरियंस, तो आई थिंक दैट इज आल्सो समथिंग जिससे पाकिस्तान का बूस्ट होता है। तो मिलिट्री जो जो मिलिट्री वॉरफेयर है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी, मुझे याद है ये बात की थी अगर आप जानते हो, इसने ट्रम्प ने की थी, मेरे ख्याल में ब्रिटिश के बारे में की थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। ट्रम्प ने ब्रिटिश को कहा था या किसको कहा था कि दे हैव नॉट फॉट अ सिंगल वॉर, या यूएस के किसी प्रेसिडेंट ने कहा था, यूएस के किसी ऑफिशियल ने अभी रिसेंटली कहा है। तो जी, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान को ये भी एडवांटेज था कि हमारे पास एक्सपीरियंस है वॉर का रिसेंट पास में।
वॉर ऑन टेररिज्म का, और काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग एयर फोर्स एज वेल। तो आई थिंक ये फैक्टर्स जो है ना, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को जाकर। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है पाकिस्तान के लिए लेसन्स क्या हैं। वेयर कैन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इम्प्रूव मिलिटरली? तो अगर मैं आपसे पूछूं वेयर कैन पाकिस्तान इम्प्रूव इन मिलिटरी, तो आप क्या जवाब देंगे? नेवी में सर सबमरीन्स जो है। एयरफोर्स में तो ऑलरेडी अब्दुल्ला हमने कर दिया, हमने रिस्पॉन्ड किया उस पर जाके, फिर एयरफोर्स कैसे? नेवी मेक सेंस कि जी नेक्स्ट पोटेंशियल थ्रेट कुड बी नेवी, और वो थ्रेट भी कर रहे हैं जाके, वो तो मेक सेंस। एयरफोर्स में क्या, व्हाट पर्टिकुलर इन एयरफोर्स? न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है नेवी में हमारे पास। बट कैन वी अफोर्ड, कैन वी फाइनेंशियली अफोर्ड? सर फिलहाल हमने उसका टेम्परेरी सोल्यूशन ये है कि जो ट्रेडिशनल सबमरीन्स है उसको ही हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। न्यूक्लियर के लिए थोड़ा मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, कंप्लीट मॉडिफिकेशन चाहिए। सर जी वो तो स्पेशल न्यूक्लियर उसके लिए चाहिए ना, तो इतना तो फिर बजट हमें काफी ज्यादा एलोकेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसलिए आई थिंक एक न्यूक्लियर का ऑप्शन ऑन पेपर तो ऑब्वियसली बात है, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, बट एक तो है। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह इन्होंने बात की, पूर्व बच्चों ने बात की है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। इंडिया ने जब पहली स्ट्राइक की पाकिस्तान पे, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिविलियन टारगेट्स को हिट किया, जो थी बहावलपुर में भी और यहाँ पे भी, डोंट यू थिंक कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? यस सर, यस, मुझे लगता इफ है नॉट हमारे पास। एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट काइंड ऑफ यस। यस सर। ठीक है, आई थिंक हमें देखिए फ्यूचर में अगर वो स्ट्राइक, इसी के सामने देखा कि आपने नूर खान बेस पे भी स्ट्राइक कर दी। फुल प्रूफ कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता दुनिया का, कोई भी नहीं होता। इसराइल का मल्टी लेयर्ड सिस्टम भी जो है वो ईरानियन इतने दूर से वेपन से उनको नहीं बचा सका। अमेरिकन थे, एवरीबडी वाज विद इसराइल, स्टिल ईरानी मिसाइल वहाँ पे गिरे हैं, फुल प्रूफ नहीं होता। लेकिन आई थिंक एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें उसको फोकस करने की ज़रूरत है, इस पर भी हमें एयर डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देखिए सिविल डिफेंस जो आप सारों ने बात की है वो बिल्कुल रेलिवेंट और ठीक बात है, बट सिविल डिफेंस जो है वो याद रखिएगा, वो मिलिट्री रिस्पांस नहीं होता, वो एक गवर्नेंस का रिस्पांस आ जाता है। मैं मिलिट्री सेंस में भी बात करना चाह रहा हूँ। तो एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, नो डाउट अबाउट इट। टू टू उसके अलावा और नेवी की बात की गई, बिल्कुल ठीक बात है, नेवी को स्ट्रॉन्ग करने की बात है, दैट्स ट्रू। व्हाट अबाउट, ऊपर किसी ने लिखा टेक्नोलॉजी की बात की, मतलब मुझे लगता है कि फ्यूचर में एक और भी है, वह है लेजर वारफेयर। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं पे जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो शॉर्ट रेंज टेक्टिकल मिसाइल्स हैं वो ऑलरेडी हैं हमारे पास, राजदा, वी ऑलरेडी हैव हतफ और नसर हमारे पास मौजूद हैं जाके। तो आई थिंक हमें कहीं ना कहीं पे ड्रोन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है, एंटी ड्रोन सिस्टम एग्जैक्टली इज वेयर, आई थिंक इस तरह के जो चीज़ें हैं, हमें इन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, जो बहुत ज़्यादा कास्ट इफेक्टिव, और एंटी ड्रोन में ही लेजर सिस्टम्स भी आ जाते हैं सारे के सारे। और डेफिनेटली बुरहान ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, हमें जो आज चूँकि हम क्लोज हैं, तो उसमें जो इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको बीट करने के लिए हमें जो है वो मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक जो सिस्टम्स हैं, वो भी चाहिए होने लगे। सर मैंने फातिमा, इसलिए कहा था कि न्यूक्लियर पोस्टर कैसे मॉडिफाई करेंगे? जी जी पूछिए। सर जो मैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की बात करी थी वो इसलिए क्योंकि ये एक न्यू नॉर्मल है। इंडिया ने अब 2019 के बाद 2025 में दोबारा से मतलब वो जो एक लिमिटेड वॉरफेयर वाला न्यू नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से आई थिंक जो आईटी रिलेटेड जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनको जो है ना वो एडवांस करना चाहिए, क्योंकि दैट्स ट्रू, लेकिन न्यूक्लियर टेक्निकल वेपन तो हम वॉरफेयर की ऑलरेडी पहले तरफ से, नहीं जा सकते। जी ट्रू। लेकिन राजस्थान हमारे पास आपको पता है ना, जब से ये कोर्स स्टार्ट आई थी, हमने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन तो 2009-10 से बनाए हुए थे। ये कह सकते हैं कि उसको उसको उसके अंदर उसकी मैन्योरेबिलिटी, उसकी जो जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, या इवन उसकी जो क्वांटिटी है उसको एनहांस करने की जरूरत हो सकती है, ताकि वो जो एग्जैक्टली जो वो डिटरेंस कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए इन दैट सेंस। एग्जैक्टली। ट्रू। तो एग्जिस्टिंग जो कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ट्रू ट्रू। क्वांटिटेटिव इंक्रीज भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इंक्रीज भी हो सकता है। ट्रू। तो आई थिंक ये सारे जो जो ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट।
और इस पे मौजूद करने की ज़रूरत भी है। व्हाट अबाउट आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, मेरे नज़दीक वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर एयर बेस पे हमला किया है ऑलमोस्ट, जो इम्पोर्टेंट है। आप कराची के अंदर जहाँ F-16 थे वहाँ हमला किया, नूर खान इस्लामाबाद में हमला किया। तो आई थिंक हमें एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। बट अगेन फिर रिपीट कर दूँ, इसराइल इतना दूर होने के बावजूद विद ऑल द ग्लोबल एडवांस टेक्नोलॉजीज ईरानियन मिसाइल्स को कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सका। तो इंडिया पाकिस्तान में तो जोग्राफिकल गैप भी नहीं है, तो आई थिंक ये मुश्किल हो जाएगा। बट एनी गुड, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल पे आते हैं। Politically speaking, I think जो political narrative है इंडिया का, that had lost momentum. इंडिया को politically भी उतना advantage नहीं हुआ इसमें जाके। अब मैं अगला सवाल पूछूंगा इसमें, इंडिया का जो narrative है that Pakistan is the state sponsoring terrorism, और nobody has publicly said that. तो अ, क्या इस जो पॉलिटिकल नैरेटिव इंडिया का फेल हुआ है, इज इट इंडियाज फेल्योर और पाकिस्तान स्ट्रेंथ? पाकिस्तान strength। दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको चूज आपसे पूछे कि आप कहेंगे जी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन बोथ ऑफ देम, ठीक है, जब अपना व्यू लेंगे आप, व्हाई? बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन बोथ ऑफ देम, दैट्स ट्रू। प्रीडोमिनेंटली एक व्यू हो सकता है, बट दूसरा व्यू भी रखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कैसे है? uh, uh, एक स्ट्रेंथ तो पाकिस्तान की जो हुई है वो इसलिए हुई है बिकॉज इंडिया ने जब पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किए हैं, तो उस वक्त दैट वाज द टाइम, आपको पता होगा, जब प्रेसिडेंट ट्रंप वाज ऑलरेडी अगेंस्ट द वॉर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा क्लियर एजेंडा फ्रॉम द डे, आपको पता है इलेक्शन स्पीच में, जो इलेक्शन जीता थे ट्रंप, तो पहली स्पीच जो की थी ट्रंप ने, इट वाज दैट आई विल एंड ऑल द वॉर्स एंड आई विल प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर्स। तो आई थिंक जो एंड वॉर था दैट वाज द फंडामेंटल थीम ऑफ हिज द फर्स्ट स्पीच आफ्टर इलेक्शंस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के नैरेटिव को बिल्ड मिलना ही नहीं था। नोबडी वुड हैव एनकरेज द वॉर। इवन आपने देखा होगा ट्रंप वाज सो फ्यूरियस विद इसराइल जब इसराइल ने सीज फायर के बाद मिसाइल फायर किए थे ईरान पे। उसने कहा था आई आस्क्ड ऑलरेडी नेतन्याहू कि अपनी एयरफोर्स को हवा से वापस बुलाएं, विड्रॉ देम फ्रॉम एयर। तो आई थिंक जो जो इंडियंस थे उनका जो वार का, इंडिया एक्टेड फर्स्ट, इंडिया ने फर्स्ट स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे। तो ऑब्वियसली, और फिर दूसरी बात है पाकिस्तान एक्सेप्टेड ट्रम्प्स ऑफर ऑफ सीज फायर। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो नैरेटिव था दैट बिकेम मच मोर क्लोजर टू द यूएस पर्सपेक्टिव देन इंडिया पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक ये हमारी स्ट्रेंथ भी थी, हमने अलाइन उस तरीके से किया था उसको, दैट्स ट्रू। बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे आता हूँ मैं। अच्छा, दूसरा आई थिंक स्ट्रेंथ पाकिस्तान की ये थी कि जो बैटलफील्ड हमारी जो स्ट्रेंथ थी, आई थिंक दैट आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। द वर्ल्ड गॉट टू नो दैट if the war drags, Pakistan has the capability to inflict heavy losses on India, and therefore it's not a war between Indians। कहते हैं ना, इंडिया का नैरेटिव था इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नहीं, इंडिया वर्सेस टेरर, ये इंडियन नैरेटिव है। It's India versus terror, but Pakistan has destroyed that narrative. हमारा जो आर्गुमेंट था कि नहीं, इट्स नॉट इंडिया वर्सेस टेरर, इट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इस कॉन्टेक्स्ट में इट अल्टीमेटली एंडेड एज इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो आई थिंक ये जो नैरेटिव था, और स्टेट टू स्टेट वॉर जो है, और खासकर दो न्यूक्लियर पावर की जो स्टेट वॉर है, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी प्रेजेंट, दैट हैज टू बी अवॉइडेड। तो मुझे लगता है कि ये जो आर्गुमेंट था इंडिया का कि इट्स दे आर हैविंग अ वॉर अगेंस्ट टेरर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, ठीक है। तो वो सेंस बनाता भी नहीं था, एंड दैट्स वाई उस पर कोई बात ज़्यादा हुई भी नहीं जाती, नोबडी एक्सेप्टेड दैट। एग्जैक्टली, वो पूछा गया बुरहान उनसे ना, शहीद रोड से, कि किसी ने पब्लिकली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेटली हमें से एग्री, हमें कहते रहे, प्राइवेटली हमें कहते रहे हाँ जी पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, डजेंट मैटर प्राइवेटली। लेकिन आप में से कुछ लोग जानते हैं, जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे, प्रेसिडेंट बाइडेन इंडिया में बैठ के पाकिस्तान का नाम लेते थे, ही यूज टू नेम मुंबई अटैक, नाम लेकर कहते थे जाके, ठीक है। बट नोबडी नेम पाकिस्तान एज सच रिसेंटली, तो ऐसा एडवांटेज नहीं हुआ। इवन ब्रिक्स में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया हुआ, हालांकि कंडेम किया उन्होंने पहलगाम वाक़े को। सो
लेकिन इंडिया का फेलियर कैसे है? इंडिया का फेलियर ऐसे है, सबसे बड़ा जो फेलियर, अच्छा पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ और भी थी, और वो स्ट्रेंथ ये थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ थी, दैट पाकिस्तान ऑफर्ड इन्वेस्टिगेशन। तो पाकिस्तान ने जो ऑफर की, इन्वेस्टिगेशन की, इंडिया की स्ट्राइक से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑफर की उनको, दैट वी आर विलिंग टू हैव कोऑपरेशन विद इंडिया ऑन जो एक ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, तो हम उसके साथ हैं इंडिया के। तो आई थिंक दैट फैक्टर आल्सो काज्ड अ रोल, दैट पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव था, इट वाज हैविंग अपर एज, कि इंडिया ने पाकिस्तान से शेयर किए बगैर, कोई एविडेंस शेयर किए बगैर यूनिलैटरली एक्ट किया है, एंड दैट आल्सो काज्ड पाकिस्तान के लिए एक एक अपर एज बना, पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिला। इंडियन वीकनेस कैसे है? हाउ इज इट इंडियाज वीकनेस? इंडियन वीकनेस की बहुत सारी वजह हैं। मैं अगर क्विकली वन बाय वन करूं जाके, तो एक इंडिया की वीकनेस ये थी, वो थी, इंडिया फेल्ड टू कैप्चर द टेररिस्ट। इंडिया आज तक टेररिस्ट को पकड़ नहीं सका, इवन नेम्स तक नहीं बता सका। इंडिया कुड नॉट इवन नेम द टेररिस्ट इन्वॉल्व, लेट अलोन अरेस्टिंग देम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे, अगर इंडिया नाम भी नहीं बता सका, जो बिलावल ने भी कहा, उसने इंटरव्यू में कहा, तो इंडिया के नैरेटिव को कैसे मिले? देखें, इंडिया का केस मुंबई अटैक पे कितना क्यों स्ट्रांग है? इसलिए बिकॉज मुंबई अटैक में नाम है अजमल कसाब, नाम है वो जो हेडले है, डेविड हेडले है, नाम है तहावर राना का नाम है, नो, इंडियाज केस इज स्ट्रॉन्गर। बट इस केस में एनी नेम, नन। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, जब आपका पॉलिटिकल वेट ही नहीं बनता, अगर आप जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते और वो नहीं करते। Exactly. India provided evidence in Mumbai, but India failed to provide evidence in this case. So ये एक आई थिंक फैक्टर है जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक वो भी एक एम्बेरसमेंट है मोदी साहब के लिए भी वहां पे जाके। दूसरी रीजन, जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट। I think geopolitical environment different है। We are at a point of time जब यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स चाइना जो राइवलरी है, इट इज नॉट द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्टोरिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर लूँ, ओबामा कर लूँ, या ट्रम्प की फर्स्ट टर्म कर लूँ, उनका प्राइमरी एजेंडा वाज एंटी चाइना एजेंडा, एंड इन एनी एंटी चाइना एजेंडा इंडिया वुड स्टैंड टॉल अबाउट इट। India would be a top US ally against China. But if there is nothing like against China, जैसे आप देखोगा, ट्रम्प ने कहा कि जी वी आर हैविंग नाउ वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइना, ये ट्रम्प ने कल परसों ही कहा उन्होंने। तो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, कोल्ड वॉर भी है, बट उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी पहले थी। अगर ऐसा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, वो उतनी ग्लोबल नहीं है। It does not have that global relevance in this context. Besides that, the whole of Europe is focused on Ukraine war. They do not want at this point of time to have any kind of distraction, any kind of distraction. So India के लिए ये जो time था political support लेने का, it was not a good time to wage a war with Pakistan. तो I think उनके जो political decision makers हैं, they made a mistake at this point of time to escalate the conflict with Pakistan. यही किसी और वक्त में होता तो शायद उनको ज़्यादा सिंपैथी मिलती, ज़्यादा सपोर्ट मिलती होती। तो ये मेरा आर्गुमेंट है इस ख्याल से। आई वुड लाइक, अगर कोई क्वेश्चन है इस पर पूछें, फिर मैं आगे जाने लगा हूँ हाइड्रोपॉलिटिक्स जानने लगा हूँ, इंडियस पॉलिटिक्स। सर इसका वे फॉरवर्ड मतलब अब इंडो पाक रिलेशन को किस तरह लेगा? वो कहानियाँ हैं साथ बिलावल वाली, यूथ है, पाकिस्तान इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, कोलैबोरेशन करनी चाहिए, शेयर्ड फ्यूचर मतलब है। जो पुरानी जो बातें हाँ, बस वो कहानी है, उस पर टेंजिबल बात तो कुछ कर नहीं सकते। थी। बट एक बात सर जरूर करनी जो है कि कश्मीर एज लॉन्ग इशू एज मोदी इज देयर, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सर जो कश्मीर जी, इशू इंटरनेशनलाइज हुआ है दोबारा, तो पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना चाहिए? हम ऑलरेडी कर रहे हैं जाके ना, हमें एडवांटेज हम कर रहे हैं, और कर कैसे रहे हैं
बिकॉज हम कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल इशू है वो कश्मीर ही है ना। तो हम पहले भी इंटरनेशनलाइज करते रहे हैं तमाम इवेंट्स में, अब भी कर रहे हैं, बट आई थिंक उसमें प्रॉब्लम यही है कि इंडिया इंटरनेशनल फोकस मीडिएशन पे भी नहीं है। इफ ट्रम्प डज नॉट वांट वॉर, ट्रम्प इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरवीनिंग यूनिलैटरली। वो पहले भी कह चुके हैं अभी कि जब तक दोनों पार्टीज नहीं होंगी तो हम नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल यूएस की पोजीशन यही है जाके। तो कश्मीर को हम इंटरनेशनलाइज कर तो सकते हैं और कर चुके हैं ऑलरेडी, और फ्लैश पॉइंट भी बना चुके हैं, बट आई थिंक इससे ज़्यादा हम शायद कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा सर, नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन पाकिस्तान, इट्स अ गुड प्लाई, ऑब्वियसली बात, इट्स अ गुड प्लाई। हमें हमें यूएस की ज़रूरत है इस वक्त में जाके। हमें यूएस की ज़रूरत सिर्फ इंडिया के सेंस में नहीं है, हमें यूएस की ज़रूरत इकोनॉमिक सेंस में, आईएमएफ में। तो नथिंग रॉन्ग, एंड ट्रम्प इज़ द वन जिसको फ्लैटरी पसंद है, वी नो दैट। और सिर्फ पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं किया, आपको पता है बहुत से मुल्क फ्लैटरी करते रहे हैं ट्रम्प की। कतर ने पूरा जहाज़ दे दिया, आपको पता ही होगा। Patmanka strategic ambiguity in Pakistan's nuclear doctrine is it favorable for us anymore or not? I think मुझे लगता है पाकिस्तान का न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज होगा अल्टीमेटली, बिकॉज इंडिया की जो ये अटैक्स थे दे वर ऑलमोस्ट नियर टू क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड्स ऑफ पाकिस्तान। और ख़ासकर लाहौर के अंदर जो ड्रोन करना और नूर खान बेस पे जो हमला करना था, आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसके अंदर ये फॉल करता है। तो आई थिंक पाकिस्तान का यू नो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पोस्चर है और न्यूक्लियर जो डॉक्ट्राइन है, वो आई थिंक उसमें डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे उसके अंदर एक अलार्म बेल ज़रूर आई होंगी, और उसकी रीडिफाइन डेफिनेशन जो है उसके बारे में बात हो रही होगी। आई फुली एग्री विद दिस वन, दैट इट इज़ नॉट completely favorable now, not completely, but question is what is the substitute? We have yet to develop on that. ओके जी, आगे चलते हैं। आई गेस लेट्स मूव टू इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी पे जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने ऑब्वियसली बात सस्पेंड की है इंटरनेशनली। पाकिस्तान के हक में डिसीजंस आ चुके हुए हैं। आप लोग जानते होंगे जो इंटरनेशनल वो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उन्होंने भी इंडिया का ये पॉइंट रिजेक्ट कर दिया है इस बात पे। उन्होंने कहा कि इंडिया ने कहा कि आप चूंकि उस पर प्रोसेस रोक दें किशन गंगा और रतले पे, बिकॉज वी हैव सस्पेंडेड दिस ट्रीटी। तो ट्रिब्यूनल कह चुके हैं कि जी यूनिलैटरली आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट यूनिलैटरली सस्पेंड दैट, आप कर नहीं सकते। तो आई थिंक एक तो इस पे थोड़ा सा तो ये फैक्ट्स तो हैं, मौजूद हैं। अब इसमें असल क्वेश्चन आ सकता है कि जी जो अगर आप में से किसी ने लॉ किया हो, तो मैं तो लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप लीगली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपने लॉ किया है तो डेफिनेटली लीगल पर्सपेक्टिव में आप इसको देख लेंगे, क्योंकि इंडिया का जो आर्गूमेंट है आप लोगों को पता होगा, वो इंडिया का आर्गूमेंट ट्रीटी बेस पे नहीं है, वियना कन्वेंशन पे, किसी लॉ पे है, मैं भूल गया हूँ कि इंडिया ने जो सस्पेंड किया है वो कहते हैं ट्रीटी अलाउ नहीं करती, बट एक कन्वेंशन, आई गेस वियना कन्वेंशन है किसका है जो उन्हें अलाउ करता है। तो लीगल बेसिस उसकी देख लीजिएगा, इंडिया की आर्गूमेंट देख लीजिएगा, और पाकिस्तान का भी लीगल आर्गूमेंट देख लीजिएगा। मैं चूंकि लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं इस चीज़ की बात कर नहीं रहा उस पर कोई भी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। जो दूसरा है, व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के पास? हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास फंडामेंटली जो है ना वो तीन किस्म के ऑप्शंस हैं। तीन किस्म के ऑप्शन है जो जो रिलायबल ऑप्शन है। एक ऑप्शन है लीगल इनिशिएटिव, दूसरा है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, और तीसरा है डोमेस्टिक फ्रंट। ये तीन है, और चौथा न्यूक्लियर तो है ही है, वो तो आपको पता ही होगा, हमारा तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड में आता है। लीगल इनिशिएटिव ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस सस्पेंशन को लेकर जाए इंटरनेशनल लीगल फोरम्स पे, और एक फोरम पे हम लेकर तो नहीं गए, इंडिया लेकर गया, बट उसमें इंडिया को अभी सी बात एक स्नब हुआ है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए। पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन ये है कि हम इस सस्पेंशन के मामले को लेकर वर्ल्ड बैंक के साथ उठाएं, और वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है वो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए लेकर जाएं। और दूसरा ऑप्शन है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ भी जा सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज़ वेइंग दीज लीगल ऑप्शंस एट प्रेजेंट। हम इन ऑप्शंस को दे रहे हैं, बट वी आर वेट एंड सी का टाइम भी है कि इंडिया किस तरीके से इसको आगे लेके जाता है। तो लीगल ऑप्शंस तो हमारे पास आईसीजे का है या आईसीए का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ हम जा सकते हैं। दूसरा जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान ऑलरेडी कर भी रहा है। ये जो बिलावल साहब का विजिट था, आप लोग जानते होंगे, इस डेलीगेशन के विजिट में एक एस्पेक्ट जो था वो इंडस वाटर ट्रीटी वाला पॉइंट था।
देखें, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का मतलब ये होगा, इट इज़ नॉट जस्ट अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन ट्रीटीज़, जो ट्रीटीज़ हैं उसकी नॉर्म्स के भी खिलाफ है, बट इट आल्सो थ्रेटन्स कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान की स्टेट के साथ साथ कॉमन लोगों को टारगेट करने वाली बात है। इसको कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट। जिन आप समझते हैं कि कुछ लोग सपोर्ट करें, आप पूरी आम लोगों को भी इफेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली आसमा, जो जनरल पॉपुलेशन है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी उसमें आ जाता है जाके। तो आई थिंक ये सस्पेंड करना तो वायलेशन नहीं है, बट इस सस्पेंड करने से इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होंगी। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई थिंक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो इस बुनियाद पे है कि ये एक ना सिर्फ वायलेशन है इंटरनेशनल नॉर्म्स की, बट इट तो हमें जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं हमारे, वो ये यहाँ हाईलाइट करने हैं, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को हाईलाइट करना है, लीगल एस्पेक्ट को हाईलाइट करना है, और वी बिलीव दैट इट विल सेट अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस एज वेल। इसके लिए हम कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, राइजिंग राइज कहते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। India is weaponizing water. That's also using water as a leverage to achieve political interest and security interest. I think ये एक बड़ी हो जाएगी, ऐसे ही जैसे इसराइल कर रहा होता है। इसराइल भी ऐसे ही कर रहा होता है जाके। तो आई थिंक वो कहते हैं ह्यूमैनिटेरियनिज्म को यूज, एड को यूज करे एज वेपन्स। तो यहाँ भी ये एक आर्गुमेंट बहरहाल मौजूद है जाके। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, दुनिया की तारीख में कभी हुआ नहीं है, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। बट एट सेम टाइम आई थिंक डिप्लोमेटिकली एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए, जो हम नहीं कर रहे, वो है जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं, ख़ासकर चाइना, जो बांग्लादेश है, नेपाल है, स्टेट्स दैट आर एक्चुअली एट द फोर फ्रंट ऑफ इंडियाज़ वाटर डिस्प्यूट्स। आई थिंक हमें उनके साथ भी वाटर डिप्लोमेसी जो है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत भी है, ताकि एक जॉइंट फ्रंट जो है वो उठाया जा सके। बांग्लादेश के बारे में आप जानते ही होंगे, 2026 में ट्रीटी ख़त्म हो रही है और इंडिया इज़ नॉट लाइकली टू रिन्यू द ट्रीटी, वो उसको रिन्यू करने के हक में फ़िलहाल नहीं है जाके। तो वो एक लाइक माइंडेड स्टेट्स का जो है वो इशू बन सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के इस वक्त वो है डोमेस्टिक फ्रंट। डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें, इंडिया इंडिया बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सारा रिवर रोकेगा। इंडिया कह रहा है कि हम उसका जो 20% शेयर इंटरनेशनल लॉ के अंदर है, कम से कम वो तो रोकेंगे, वो तो हम करेंगे जाके, जो इंटरनेशनली लीगली गिवन है, जो कि इंडिया ने सरेंडर किया हुआ है पाकिस्तान को इंडस झेलम और चिनाब पे। तो इंडिया उस सारा रिवर नहीं, लेकिन एक उसका पोर्शन जो है वो उसको डाइवर्ट करने का प्लान जरूर बना रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि उससे पाकिस्तान का पानी की सिग्निफिकेंट शॉर्टेज हो जाएगी। अच्छा, अगर पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, इफ़ इट विल काज सिग्निफिकेंट वाटर शॉर्टेजेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को उस पानी की कमी को पूरा करना है। हाउ कैन वी डू दैट? तो अगर हम इंडिया के लेवरेज से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन ये हो जाएगी, आइडियल वुड बी टू इंक्रीज वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटीज। में वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है और वाटर कंजर्वेशन करनी है। जो लॉसेस हैं, वाटर लॉसेस हैं, उसको मिनिमाइज़ करना है, क्रॉप एफिशिएंसी बढ़ानी है और वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, जैसे रेन वाटर्स हैं या बाकी वाटर्स हैं। आपने देखा भी होगा कि हमने उसके बाद से जो है वो बादशाह डैम पे इंक्रीज़ की है स्पेंडिंग इस बजट के अंदर जाके, और उसका बुनियादी पर्पज़ यही था ताकि हम बादशाह डैम को एक्सपेडाइट करें और इंडिया के बनाने से पहले पहले हमारे पास स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ हों, ताकि इंडिया अगर काम कर भी दे तो हम अपनी स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ की मदद से सर्वाइवल जो है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सके। तो हम इंडिया का जो प्रेशर है उसको वेदर करने के लिए टाइमिंग हमारे पास बढ़ जाएगी। सो ये बेसिकली आई थिंक इन दिस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शंस हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन इट। शूट मी एनी क्वेश्चन। आप लोग जा गए हैं ना? सर मैंने ओपिनियन या एडिटोरियल में पढ़ा था कि हम जो डैम्स बिल्ड कर रहे हैं वाटर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए या वाटर स्टोरेज के लिए, हमें उसके लिए भी मतलब
उतना भी पानी हमारे पास नहीं है कि हम उसको अब स्टोर कर सकें। उसमें कंपैरिजन था पिछले 25 ईयर्स या 50 ईयर्स के केनाल्स में जो फ्लो हो रहा था और अब जो फ्लो हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम बहुत शॉर्टेज में जा रहे हैं। तो फिर डैम्स पे इन्वेस्ट करना, उधर क्वेश्चन ये था कि क्या डैम्स पे इन्वेस्ट करना इस वक्त मतलब एक गुड डिसीजन है, जब हम ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज में जा रहे हैं, हमारी केनाल्स में, हमारे रिवर्स में फ्लो जो है वो बहुत कम है कंपेरेटिव टू द प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस 50 ईयर्स। पास पास ठीक है। देखिए दैट्स ट्रू, लेकिन आप लोग जानते हो कि एक बेसिक पॉइंट कि हमारे रिवर्स में हर साल फ्लडिंग्स आती है। और आई थिंक हमें रिवर्स की बात करूँ, एक तो होता है ना बाकी फ्लड फिल डैम्स होते हैं, जैसे डीजी खान की बात की जाती है। तो आई थिंक एक तो पॉइंट ये है कि ये डैम्स आपको उस फ्लड वाटर को भी तो स्टोर करने में हेल्प मिलेंगे ना। जिस तरीके से ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में भी तो आपको हो सकता है। ओवरऑल तो वाटर शॉर्टेज होगी, वो तो कोई शक नहीं होगी। बट उसकी आई थिंक डैम को हम इस तरह से भी देखें कि डैम हेल्प करते हैं आपको इन मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दी वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मेरा नहीं है कि वाटर डैम बनाने से आपका मसला बनेगा, मुझे लगता है उससे आपकी वाटर की यूटिलाइजेशन जो है ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा ऑर्गेनिक हो जाएगी। प्लस जो मैंने जैसा कहा कि फ्लड्स जो हैं उसको भी आप कम करने में रोल प्ले करेंगे। हैविंग सेड दिस थिंग, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या जनरली भी आप लार्ज डैम्स बनाने के बजाय स्मॉल एंड मीडियम डैम्स, और ख़ासकर जो ये रेन वाटर के होते हैं कलेक्शन के, या जो फ्लड फिल डैम्स होते हैं, इन पे हमसे ज़्यादा ज़रूरत है बजाय रिवर्स पे बनाने की। सर ये जो हम डैम्स डैम्स बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह डैम भाषा बना रहे हैं, और तो सर सिंध को इस पे मसला नहीं होता? मतलब हमारे डोमेस्टिक जो वाटर के इश्यूज है, सिंध को कहता है काला बाग को, जिस तरह उसको मसला है, वो कहते हैं पानी कम हो जाएगा, तो इसमें नहीं उनको मसला? है ना, है ना, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिशन को होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। बिकॉज़ कालाबा डैम की तो एक ख़ास वजह थी ना, उसकी तो उसकी तो उसमें तो सिंध के साथ-साथ एडेड फैक्टर आ गया था, केपी भी आ गया था, बलूचिस्तान भी आ गया था। बाशा डैम में भी उनकी रिज़र्वेशन ज़रूर हैं, बट ज़्यादा इश्यू नहीं है उनको जाके। लेकिन यूजुअली इश्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो रेन फेड डैम्स होते हैं या फ्लड डैम्स होते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। पॉलिटिकली भी और फाइनेंशियली भी होते हैं, कि अगर आप इसकी बात करें, बिकॉज़ दे आर मोर वायबल एंड शॉर्ट टर्म में हो जाते हैं। अभी देखें ना लाहौर में जितनी बारिशें हुई हैं अभी जाके, इस पानी को स्टोर किया भी है, कुछ हैं भी फैसिलिटीज़, और जितनी बढ़ाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। और सर ये हम जितने भी इनिशिएटिव्स लें, मतलब डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, इंडस वाटर ट्रीटी पे जो इंडिया ने उसको अगेंस्ट में रखा है, तो मतलब इसकी अब इंडिया मतलब इसको अब खत्म करेगा? मतलब पॉसिबल है कि हम वापस पुरानी स्टेट पे आ जाएंगे? मतलब ये हो सकता है अब दोबारा? आई थिंक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी वो पाकिस्तान के इनिशिएटिव से तो नहीं होगा, लेकिन इफ़ देयर इज़ अ जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, उस सूरत में तो इसकी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ नहीं है। सर एक ये एस्पेक्ट भी तो है कि इंडिया पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं करेगा पानी का रेला भेजने से पहले। इंडिया क्या नहीं करेगा? सैलाब आ सकते हैं। इन्फॉर्म करता है ना पाकिस्तान को, पानी का रेला छोड़ता है हाँ, तो सिंध तास मैदे में है ना, तो सैलाब ऐसा ही है। वगैरह हो जाएंगे। ट्रू, देखिए मैंने इसके सस्पेंड के इम्पैक्ट्स की भी तो बात ही नहीं की, बट यू आर राइट, उसमें ऑब्वियसली बात उन्होंने डेटा देना छोड़ दिया है, तो अब हमें पता नहीं चलता कि कितना पानी छोड़ रहे हैं कितना नहीं कर रहे, तो वो फ्लड सिचुएशन को इफेक्ट तो करता है। ट्रू। सर एक बात थी कि पाकिस्तान भी अपने दरियाओं का जो बहाव है ना वो इंडिया की तरफ से रोक देगा। वो क्या बात है, किन दरियाओं का वो बहाव क्या रोक देगा मतलब इंडिया की तरफ? है, ये किसने ऐसा कहा? ये न्यूज़ में ये आ किसने रहा कहा? था। सर वो ये तो इस चाइना न्यूज़ के में आज तक साथ, उसको दोबारा कभी चाइना नहीं पड़ी। इस न्यूज़ को कभी नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान से एक ही दरिया इंडिया जाता है, वो है आंसुओं का दरिया, और कोई दरिया नहीं जाता इंडिया। सर वो चाइना के बारे में कह रहे थे कि वो रोक देगा ऊपर से ब्रह्मपुत्र का और उसका। हाँ, बस हम हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो हमारी ख्वाहिश ज़रूर है, बट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसे चलती नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रेसिडेंस गलत हो जाता है, प्रेसिडेंस गलत हो जाता है, प्रेसिडेंस इंडिया गलत कर रहा है, बिकॉज इस प्रेसिडेंस के साथ इंडिया जब करेगा तो दैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज चाइना अगर स्टॉप करे ना करे, चाइना विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू, उनके पास अब रैशनल बन गया कि दे कैन डू द सेम थिंग। बट क्विक क्वेश्चन, क्या चाइना के रिवर्स पे इंडिया उतना ही डिपेंडेंट है जितना पाकिस्तान इंडिया के रिवर्स पे है? Is our dependency on China is equal to China's India's dependency on China? Obviously not. हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है ना।
ओके जी, आगे चलते हैं। आई गेस लेट्स मूव पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान प्लीज एक क्वेश्चन है जी। पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड। जी सर जी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने यही पूछा था कि पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर होना चाहिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमारा एक ख्याल है और है भी दैट जो खालिस्तान के लोग हैं, जो सिख लोग हैं, द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इफ दे थिंक दैट दे कैन नॉट यू नो if Sikhs do not want to live in India, they should have the right to decide their own future. Simple. We should support them. Absolutely support them. Not financially, not militarily, but diplomatically or in terms of our foreign policy. Sorry, what if all these steps fail? Then can this water dispute lead to full-fledged wars? Obviously, Abdullah, Pakistan की official policy है, बिलावल साहब कह चुके हैं, बहुत से लोग कह चुके हैं, that if India blocked Pakistan's waters, Pakistan will go to war. This is our stated policy. Abdullah ने पूछा, yes, Pakistan should be aggressive in diplomatic tone, definitely aggressive in tone, apologetic होने की तो जरूरत ही नहीं है, defensive होने की तो जरूरत ही नहीं. What if they ask this in the context of Balochistan? Fatma, we can't compare Balochistan with Khalistan. दो वजहों से नहीं कर सकते. एक वजह तो ये है कि बलूचिस्तान का और खालिस्तान के मसले में एक में रिलीजन है, एक में एथनिसिटी है. सो खालिस्तान इज़ नॉट जस्ट फॉर पंजाबीज, इट इज़ फॉर सिख्स. तो वो एक रिलीजियस मैटर है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मैटर है. दूसरी चीज़, बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आज जैसे अब मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कल मारा गया, मजदूरों को मारा उन्होंने बसों पे जाके, तो आपको लगता है कि खालिस्तान में भी ऐसा ही वाक़या हो रहा था? ऐसा नहीं हो रहा. हमारे यहाँ सिंपल प्लेन टेररिज्म हो रहा है. वहाँ पे प्लेन टेररिज्म नहीं है. दे आर डिमांडिंग फॉर इंडिपेंडेंस, ऑफ पोलिटिकल इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे हैं. कोई आर्म्ड स्ट्रगल नहीं चली खालिस्तान के अंदर जाके. सो आई थिंक यहाँ पे बलूचिस्तान के साथ हम कंपेयर इस सेंस में नहीं कर सकते. और फिर आखिरी चीज़ ये है कि जो खालिस्तान का इंडिपेंडेंस का आइडिया है, वो हिस्टोरिकली इसलिए भी दुरुस्त है कि आप उठाकर देख लें, इंडिया हिस्टोरिकली वाज नेवर वन कंट्री. वो एक मुल्क था भी कोई नहीं. और जो पंजाब का इलाका है, ये हिस्टोरिकली डिफरेंट रहा है और ये कश्मीर तक रहा है. लेकिन बलूचिस्तान कभी अलग से मुल्क नहीं रहा कभी भी जाके. बलूचिस्तान हमेशा डिवाइडेड रहा है. कुछ टेरिटरीज इंडिया में रही हैं, कुछ अलग रही हैं, ऑटोनोमस स्टेट्स रही हैं, बट बलूचिस्तान एज ए सिंगल एंटिटी कभी रहा ही नहीं है. पता है ना आपको बात? बलूचिस्तान एवर अ सिंगल एंटिटी? और आपको पता है 1947 में जो पाकिस्तान के साथ इलाका मसला भी था, वो एक जगह का मसला था, कल्लात का. एंड कल्लात टोटल 12% है टोटल बलूचिस्तान का. आज गवादर में कहते हैं बलूचिस्तान अलग से मुल्क बनेगा. गवादर तो था ही नहीं पाकिस्तान के पास, ना बलोचों के पास था, वो तो ओमान के पास था. तो इट डजंट मेक सेंस. ओके जी, चलते हैं आगे. पाकिस्तान यूएस पे, सॉरी पाकिस्तान अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के साथ आई थिंक ज़्यादा डिबेट ये हो सकती है कि हम आप वे फॉरवर्ड किया है पाकिस्तान अफगानिस्तान का. हम अफगानिस्तान के साथ वे फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी सॉल्व इश्यूज़? और अफगानिस्तान के साथ हमारे 3 फंडामेंटल इश्यूज़ हैं. एक है टेररिज्म, दूसरा है ड्यूरेंट लाइन, और तीसरा है रेफ्यूजीज़ का इशू. ये 3 मेजर इश्यूज़ हैं अफगानिस्तान के साथ हमारे. सॉरी, टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट इशू, ऑब्वियसली बात है. बट आई थिंक उसमें भी हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में. और उसमें ये है कि व्हाट वी कैन डू. आई थिंक पाकिस्तान के जो मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है, दैट इज़ द फैक्ट दैट वी नीड टू अवॉइड थ्रेटनिंग बिहेवियर विद अफगानिस्तान. वी नीड टू इंगेज अफगानिस्तान डिप्लोमेटिकली. मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका से ज़्यादा हम उनको मिलिटरी थ्रेट कर सकते हैं. इफ़ दे हैड फॉट अगेंस्ट अमेरिकन मिलिट्री प्रेशर डिडंट वर्क ऑन तालिबान्स बिहेवियर. तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए कोई ज़्यादा मेजर जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है. सो वी नीड टू एंगेज देम. आप वो एंगेजमेंट के तरीके हैं, जैसे आयशा ने कहा, एससीओ के लेवल को यूज़ कर सकते हैं, चाइना को यूज़ कर सकते हैं, जो जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं. बट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. और बिसाइड्स दैट मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के साथ हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की ज़्यादा ज़रूरत है.
इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और साथ में कल्चरल डिप्लोमेसी की। हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के साथ जो प्राइमरली डिक्टेट होने चाहिए, दे शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमी। लेट्स हाइपोथेटिकली, मैं अगर आपसे हाइपोथेटिकली कहूँ, अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ता है, चाहे बायलैटरल हो या ट्रांजिट ट्रेड हो, तो क्या इस ट्रेड बढ़ने से अगर टेररिज्म बढ़ेगा पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान विल बी हैविंग अ सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड, तो वो अपने साथ ही जुल्म करेंगे अगर वो टीटीपी को अलाउ करेंगे इन ट्रेड पे अटैक करने के लिए। सो लेट्स डेवलप अफगान स्टेक्स इन पाकिस्तान। व्हेन अफगान्स हैव स्टेक्स इन पाकिस्तान, तो अफगान्स आर लेस लाइकली टू अलाउ द टेररिस्ट टू ऑपरेट फ्रॉम अफगानिस्तान सॉइल। तो आई थिंक ये पॉजिटिव डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है जो कि हमें कर सकती है, और उसी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में इफेक्ट आ जाएगा जो सी पैक की एक्सपेंशन है। हमें सी पैक को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान तक, और वहाँ से अनवर्ड जो है वो ये उसका एडवांटेज भी हो जाएगा कि पाक अफगानिस्तान, इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाएगी। जो दूसरा इशू, पाकिस्तान आल्सो रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट, वी हैव गिवन देम अ de facto recognition. आई थिंक पाकिस्तान शुड नॉट बिकम टेक अ यूनिलैटरल स्टेप। हमें खासकर जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, और ईरान है, मलेशिया है, गल्फ स्टेट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर यूनिलैटरली कोई रिकग्निशन में नहीं जाना चाहिए। दैट वुड बी अ मेजर मिस्टेक दैट पाकिस्तान विल मेक, रेपिटेशन ऑफ द मिस्टेक जो हम पहले कर चुके हैं। नेगेटिव डिप्लोमेसी, वाखान कॉरिडोर ब्लॉकेट का नुकसान पाकिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं होगा, पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से भी नुकसान होगा, और पाकिस्तान का चाइना से भी रिलेशनशिप खराब होंगे। आप लोग जानते होंगे, अगर आप वाखान कॉरिडोर ब्लॉक करेंगे, आप खाली अफगानिस्तान की टेरिटरी भी नहीं जा रहे, आप चाइना अफगानिस्तान कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल वाखान कॉरिडोर ब्लॉकेट जो है दैट मेक सेंस टू पाकिस्तान। अब आते हैं दूसरा जो इशू है मध्यमा में, वो है टेररिज्म के बाद वो है ड्यूरल लाइन का इशू है। ड्यूरल लाइन का इशू ऑब्वियसली बात है, तालिबान भी उतना ही उसको सीरियस लेते हैं जितना बाकी गवर्नमेंट लेती नहीं है। तो ड्यूरल लाइन का भी सोल्यूशन अल्टीमेटली तो नेगोशिएशन ही बनता है। बट असल चीज़ है रेफ्यूजीज़। क्या फोर्सफुल रेफ्यूजीज़ जो हैं, रिटर्न जो था उसका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। दैट हैड एक्चुअली काज्ड सिग्निफिकेंट कंसर्न्स अफगान गवर्नमेंट की। अगर आप लोग जानते हो, अफगान गवर्नमेंट ने अपोज किया था इस फोर्सफुल रेफ्यूजीज़ के रिटर्न को। तो आई थिंक अगर हम फोर्सफुल करेंगे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। हमें अफगान रेफ्यूजीज़ को यूज़ करना चाहिए टू गेन इंटरनेशनल सपोर्ट। इंटरनेशनल सॉफ्ट सपोर्ट पाकिस्तान को मिलेगी अगर हम रेफ्यूजीज़ के हवाले से ज़्यादा स्टर्न स्टांस नहीं लेंगे। सो इट्स अ बिटर पिल, बट वी हैव टू swallow इट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पाकिस्तान। तो लेकिन इसमें अफगानिस्तान को एंगेज करने की ज़रूरत है कि वॉलंटरली जो है वो उसको लेना चाहें तो वो लेते रहेंगे। तो आई थिंक अफगानिस्तान के साथ हमें एंगेजमेंट की ज़रूरत है रादर दैन कन्फ्रंटेशन की। और ख़ासकर इंडिया से जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, तो अफगानिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन हमें सूट ही नहीं करती। कैन वी अफोर्ड टू हैव अ टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट? We cannot. We cannot afford to have a two front conflict. सर बट पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ने भी कुछ खास अच्छा नहीं किया ना पाकिस्तान के लिए। मैं अपीजमेंट की बात कर ही नहीं रहा, मैं एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हमने अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं है यूनिलैटरली। अगर हम रिकग्नाइज करते तो फिर होता अपीजमेंट। हम कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहे। जी, नथिंग। ओके, पाकिस्तान चाइना, आप लोग सवाल कम पूछते हैं तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। पाकिस्तान चाइना, not TTP. Asma, I didn't say sort of it toward TTP. I was referring to Afghan Taliban, Afghan government. TTA, not TTP. Okay, Pakistan, China में higher than Himalayas, deeper than oceans, sweeter than honey, वही वाली कहानियाँ आ जाएंगी। आई थिंक पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए क्वेश्चन में आ सकती है, चाइना यूएस में बैलेंस। इस पे मैं आपसे पूछूंगा, क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है दैट वी शुड बैलेंस आवर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, और वी शुड हैव अ ग्रेटर टिल्ट टुवर्ड्स चाइना और ग्रेटर टिल्ट टुवर्ड्स यूएस? व्हाट्स योर स्टैंस?
So we should be more tilted towards China, sir. सर हमारा नेचुरल अलायंस Sir, उनके साथ ही बनता I है रीजन think के balance. मतलब ज्योग्राफिकली भी मेरा ख्याल है I think balance um, is the key, जो कि recently भी हमें नजर आया है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज भी चाइना के साथ बड़ा अलाइन था, और the other hand रिसेंट जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ है उसके बावजूद जो यूएस के साथ पाकिस्तान के रिलेशन, फिर आर्मी चीफ, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन, तो ये दोनों तरफ से बड़ा बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे एक बड़ा पॉजिटिव इमेज सामने। तो मेरे ख्याल में बैलेंस अप्रोच जो अभी तक चल रही है। इससे बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए लेकिन वी शुड मोर टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना क्योंकि यूएस एड ही दे सकता है लेकिन चाइना जो हमारे लिए कर सकता है और जो वो कर रहा है आई थिंक उसको यूएस मैच नहीं कर सकता अच्छा चलें इसी बात को हम अगर हम किसी और तरीके से फ्रेज करते हैं, लेट्स फ्रेज इट इन अदर वे, व्हाट इफ वी शुड कंटिन्यू टू engage the Chinese militarily and economically, but diplomatically and economically हम यूएस से भी engagement बढ़ा लें, balancing in terms of economy and diplomacy, and militarily we should continue to be getting closer to the Chinese. बिल्कुल सर, ऐसे ही। ठीक है, तो आई थिंक मिलिटरली हम यूएस से एक्सपेक्ट भी नहीं करते, यूएस करेगा भी नहीं। जो ऊपर किसी ने कहा कि यूएस हैज ऑलवेज बेट्रेड अस, जिस बेट्रेल की आप बात करें आयशा, दैट इज मिलिट्री, राइट? इकोनॉमिक बेट्रेल का कह सकते हैं यूएस हैज इकोनॉमिकली बेट्रेड अस? आप नहीं कह सकते। So let's develop economic and diplomatic relationship with the United States, but at the same time deepening our partnership with China, trying effectively to have a balanced relationship. बैलेंस करने की जरूरत है, बट बैलेंस के लिए हम इसको कहते हैं जियो इकोनॉमिक पिवट की जरूरत है, और वो हम यही कर रहे हैं। हम देखिए यूएस को कर रहे हैं, मिनरल्स की ऑफर कर रहे हैं, और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को एयर चीफ को बुला रहे हैं। तो हमें दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, विच इज समथिंग दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग, एंड विच इज अ फाइन अप्रोच इन दैट वे। बट आई थिंक कोल्ड वॉर प्रेफरेंस से हमें निकलना है, हमें किसी एक को इग्नोर करके दूसरे की तरफ जाना है। आई थिंक वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सर यूएस का अब यहाँ पाकिस्तान में मेन इंटरेस्ट है क्या खासतौर पे अफगानिस्तान से जाने के बाद वो क्यों हमारे लिए कुछ करेगा मतलब मेनली क्या उसका एक वो हो सकता है यूएस के 3-4 इन्फ्लुएंसेस हैं, इंटरेस्ट हैं, और अंडर ट्रम्प की बात करूँ, अंडर बाइडेन और भी थे, बट अंडर ट्रम्प बात करूँ। एक इंटरेस्ट तो काउंटर टेररिज्म है, और आई गेस आप लोग जानते होंगे हमने ट्रम्प को खुश करने के लिए बंदे को पकड़ा भी था ट्रम्प की स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस से पहले, याद है किसी को? वो नाम उसका मैं भूल गया हूँ, जो भी बंदे का नाम था। वी हैव अरेस्टेड हिम और वी हैव हेडेड हिम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर पाकिस्तान ना होता तो यूएस के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड लाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आई थिंक एक तो ये वजह है कि पाकिस्तान को यूएस नीड्स पाकिस्तान टू कंटिन्यू टू सपोर्ट देम इन काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म इज नॉट द बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस, बट इट इज़ अ थ्रेट टू यूएस। दूसरा पाकिस्तान का जो उनका इंटरेस्ट है, दे जो उनके बहुत सारे डिप्लोमेटिक स्टाफ भी कहता है, दे डू नॉट वांट पाकिस्तान to completely fall in the Chinese orbit. अमेरिकन नहीं चाहते कि पाकिस्तान completely और fully जो है वो चाइना के ऑर्बिट में चला जाए, बिकॉज दैट वुड बी समथिंग जो कि कहीं ना कहीं पे यूएस के इंटरेस्ट को जो है वीक करेगा और चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा जाकर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर इशू, ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर इशू भी है। Americans have a keen interest in Pakistan as a nuclear state. All of the nuclear capabilities are always having kind of इसको क्या कहते हैं, एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट रखती हैं, एक इंटरनेशनल उसका ऑडियंस होता है ऐसा के। तो पाकिस्तान हैविंग अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज समथिंग दैट कीप्स यूएस इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। तो ये आई थिंक एक वजह है। आशा वी आर सर नॉट एक मूविंग ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स चाइनाज ब्लॉक, बिकॉज देखें हमने ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ के लिए उसको नॉमिनेट किया है। हमारी आर्मी चीफ की मीटिंग हुई है जाके यूएस प्रेसिडेंट के साथ, तो यूएस के साथ हम ट्रेड निगोशिएशंस कर रहे हैं जाके। मेरा नहीं ख्याल कि वी आर कम्प्लीटली मिलिटरली यस, नॉट इकोनॉमिकली। जी कुछ बोल रहा था। somebody was saying something.
सर मिलिटरीली भी अगर देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने विजिट किया यूएस को, तो हम मिलिटरीली भी उन्हें इंगेज तो कर रहे हैं, या एटलीस्ट हम बिल्कुल उस बिल्कुल एंगेज तरह। करें, लेकिन कोई मिलिट्री हार्डवेयर एक्सचेंज नहीं होना। सर अल जजीरा में एक खबर छपी थी, उसमें लिखा था चाइनीज एम्बेसडर ने कहा था पाकिस्तान इज चाइनाज इसराइल, 2014 में सर आर्टिकल था। ये चाइनीज जनरल ने कहा था, चाइनीज जनरल ने कहा था एक ज़माने में पाकिस्तान इज दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू ट्रू। मैंने यूएस सेंटर को समराइज किया, काउंटर टेररिज्म, न्यूक्लियर, और तीसरा पाकिस्तान बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू मच इनटू चाइनाज ऑर्बिट। ये बुनियादी इंटरेस्ट है जाके। अब बाइडेन के और भी थे, क्लाइमेट भी था, इकोनॉमी भी था, बट मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई मेजर इंटरेस्ट है। मिनरल्स का इंटरेस्ट जो है वो फ्यूचर डिसाइड करेगा कि मिनरल्स का इंटरेस्ट यूएस का कितना है पाकिस्तान में या कितना नहीं है। उस पर अभी कमेंट करना ज़रा इट विल बी टू अर्ली। ओके, आई गेस आगे चलते हैं, पाकिस्तान रशिया पे चलते हैं। रशिया पे सवाल भी था ऊपर रशिया का। रशियन जो जो आए हैं, मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज़ अ नेचुरल एलाई फॉर रशिया। नेचुरल एलाई है, आई डोंट नो कैसे नेचुरल एलाई बन गया, मुझे समझ नहीं है इस बात की। बट आई थिंक पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीजिंगली पॉजिटिव हैं। और उसमें आपने देखा होगा पाकिस्तान स्टील मिल की बात हुई है रिसेंटली। ये सर पाकिस्तान रशियन स्टील फॉरेन मिल मिनिस्टर ने कहा है सर। यार वो मैं अभी वही नाम देख लेता हूँ, उनके अभी मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान में, फॉरेन मिनिस्टर आए थे मेरे ख्याल में, अभी अभी देख लेता हूँ। तो जो स्टील मिल का हुआ है एग्रीमेंट, जानते होंगे कल हुआ है, और उसमें भी उन्होंने जो है वो कहा है कि जी रिवाइव करेगा सी पैक को। आ, नहीं, उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, कोई और है। सर ये स्टील मिल पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जी, सॉरी जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये कहा वी आर नेचुरलाइज। सर ये स्टील मिल पे जो एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान, मतलब जो उनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ थे हम इसको अब रिवाइव करेंगे। सर ये तो स्टील यस, मिल तो बहुत मतलब ज्यादा लॉस में है, इसको वो कैसे रिवाइव करेंगे? वो लोन देंगे पाकिस्तान को या क्या करेंगे? अब ये तो पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोन देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, किस तरीके से देंगे। अभी तो आज तो कल एग्रीमेंट हुआ है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में तो इन्वेस्टमेंट होगी और ह्यूमन रिसोर्स देंगे शायद। मुझे तो ह्यूमन रिसोर्स नहीं, टेक्नोलॉजिकल होगी, और प्लानिंग में, और साथ में फाइनेंस में। ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंस कैसे करेंगे आई डोंट नो। रिसोर्स सर ह्यूमन करेंगे, बाकी वो अब आवाज़ सही नहीं आई, रशिया दोबारा बताइए। दोबारा बोलिएगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि रशिया स्टील में को बहुत एडवांस है, जो वो पाकिस्तान की हेल्प करके इसको रिवाइव कर देंगे। मतलब डेफिनेटली, डेफिनेटली। चाइना नहीं। देखें, बात चाइना और उसकी नहीं है, बात ये कि रशिया इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो ये कि स्टील मिल इज़ बेसिकली रशियन प्रोजेक्ट, एक तो ये रशिया का प्रोजेक्ट है, और दूसरी बात है चाइना जो है वो पैरल, चाइना का फोकस हैवी इंडस्ट्री पे नहीं है पाकिस्तान में, लाइट इंडस्ट्री पे है पाकिस्तान। जितना सीबीएक में देखें हैवी इंडस्ट्री नहीं है उसमें, ऐसा ही है। इट्स मोर अबाउट कंज्यूमर गुड्स और उस पर बेसिक्स पे है जाए। हैवी इंडस्ट्री में चाइना इन्वेस्ट पाकिस्तान में नहीं कर रहा। ओके, तो रशिया के साथ एक तो नेचुरल लाइज की बात हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात जिस राशि ने की, मिलिट्री एक्सरसाइज तो हो रही हैं, पर आई थिंक पाकिस्तान और रशिया में बड़ा हाईली लाइकली जो है दैट इज़ मिलिट्री एक्सचेंजेस। मिलिट्री हार्डवेयर जो है ना, वो पाकिस्तान माइट बाय फ्रॉम रशियंस, और ख़ासकर MiG-29 जो हैं उस पर भी हम जा सकते हैं फ्यूचर में। दैट कुड बी पॉसिबिलिटी। सो हुई तो शायद हमें ना मिले बिकॉज ऑफ इंडियाज़ ऑब्जेक्शंस। MiG-29 भी इंडिया के ऑब्जेक्शंस तो ज़रूर हैं उस पर, बट इसमें ज़रूर वर्क कोलैबोरेशन पाकिस्तान रशिया में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। एनर्जी की वजह से आई थिंक एनर्जी बाइंग का तो नहीं, बट एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है दैट कुड बी एन एरिया जिसमें रशियंस कुड बी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। आप में से कुछ लोग जानते होंगे ऑलरेडी पाक स्ट्रीम नाम पे एक पाइपलाइन है जो कराची से लाहौर बनानी है, रशियंस ने बनानी थी,
वो स्टॉल है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया, बट रशियन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोलैबोरेशन। ये 3 एरियाज हैं जिसकी वजह से आई थिंक उन्होंने एक जुमला बोला नेचुरलाइज का। और रीजनल पैटर्न भी हमारे चेंज हो रहे हैं। रशिया ने तालिबान को रिकग्नाइज किया, हमने तालिबान की एम्बेसी बना दी, तो एक काइंड ऑफ रीजनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी मोर और लेस इकट्ठे होते जा रहे हैं। रशिया भी है जी। उसके बाद और क्या बचेगा? सॉरी सॉरी जी, एक चीज, एक रिलेशनशिप और कौन सा है सर और किसके ये साथ? इसराइल ईरान वॉर में पाकिस्तान का रोल था, तो क्या पाकिस्तान को क्या ईरान के साथ की बात कर लेते हैं। यस यस, ईरान की बात की जा सकती है। और ईरान, आई थिंक ईरान इसराइल वॉर में बड़ा पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर भी था। वी हैव पब्लिकली और फोर्सफुली सपोर्टेड ईरान। और उसकी वजह ये थी कि ईरान इसराइल के वार को ऐसे ही कंसिडर कर लें, इसराइल का हमला ईरान पे ऐसे ही था जैसे इंडिया का हमला पाकिस्तान पे था। इन इट यू कैन इक्वेट इट विद पाकिस्तान। और ऑब्वियस बात है दोनों जो हमले थे वो प्रोवोकेटिव थे। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। वी हैव एब्सोल्युटली नो सेकंड थॉट बट टू सपोर्ट ईरान इन दैट वे, not because Israel is the enemy, but because we can draw a parallel between India's attacks on Pakistan and Israel's attacks on Iran। एक तो ये बड़ी क्लियर बात है। और दूसरी बात है ईरान इज नेबर, डेफिनेटली नेबर है, मुस्लिम कंट्री है, आइडियोलॉजी भी है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से ईरान वाज द डेफिनेट चॉइस एंड वी डिड द राइट थिंग। और ये ऑब्वियस था, हमने करनी थी। बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान आल्सो एट द सेम टाइम बिलीव्स दैट ईरान का जो न्यूक्लियर इशू है इट मस्ट बी रिजॉल्व। ऐसा नहीं है कि ईरान हैज़ द राइट टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, हम ये कभी नहीं कहेंगे। तो वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान का वॉर एस्केलेट होती है तो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, बिकॉज हमारा बॉर्डर रीजन है और ट्रबल्ड प्रोविंस है हमारा उनके साथ, बिकॉज ये जो बलूचिस्तान है। तो इसलिए हमारे लिए तो एब्सोल्यूट एसेंशियल है टू मेक पीस, टू मेक श्योर दैट देयर इज़ पीस इन ईरान। बट एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ईरान के साथ जो हमारा फ्यूचर है ना, दैट इज़ मोर इकोनॉमिक फ्यूचर पाकिस्तान का ज़रूर है ईरान के साथ। और आप ये भी जानते होंगे ईरान को हमने गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट है, वी हैड टू मेक श्योर दैट ईरान एंड पाकिस्तान रिलेशंस आर स्टेबल, ताकि हमें जो गैस पाइपलाइन पे यूएस की सैंक्शन है ईरान पे, उसमें जो ईरान से कंसेशंस चाहिए हैं वो हमें मिलती रहें। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। आप लोग जानते होंगे ना, पाकिस्तान इज़ लीगली ऑब्लिगेटेड उसको करने के लिए। क्यों नहीं कह सकते ईरान हैज़ द राइट टू बी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट? इसलिए नहीं कह सकते आसमान, बिकॉज ईरान हैज़ साइन द एनपीटी, ट्रीटी साइन की हुई है। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करे ईरान, हम कैसे कह सकते? So ट्रू US फ्रांस ने बुरहान, विड्रॉ नहीं कर लिया? कैसे हो सकता है? नहीं ईरान ने विड्रॉ नहीं किया ट्रीटी से। So US sanctions का pipeline project पे किस तरह impact हो सकता बिकॉज यूएस की सेकेंडरी सैंक्शंस है ईरान पे। इफ पाकिस्तान गोज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैस पाइपलाइन, तो अमेरिकन सैंक्शंस विल बी डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान। है? Shouldn't Iran withdraw? I don't think so, Asma. Iran should withdraw because withdrawing from NPT will be an indication that Iran wants a nuclear power, और उसके बाद जो हमले होंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ईरान इज़ ऑलरेडी वल्नरेबल। इस पॉइंट पे ऐसी प्रोवोकेशन करना ईरान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगी। दे शुड नॉट डू इट एंड दे विल नॉट डू इट। ओके, कैन यूएस चेंज regime in Iran? Not possible in the short term। regime change के लिए ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, और बूट्स ऑन ग्राउंड्स जो हैं वो ट्रम्प के दौर में तो होना नहीं है, मुमकिन नहीं। आयशा, नथिंग, नो अपडेट ऑन कासा 1000। अब्दुल्ला ने पूछा व्हाट इफ वी हेल्प देम इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? अब्दुल्ला, वी हैव ऑलरेडी हेल्प देम इन द पास्ट, फिर उतनी करीब काफ़ी है। हाँ, वो इसी सिलसिले में उन्होंने फिर अपॉलॉजी भी की थी। एग्जैक्टली, सो लेट्स नॉट हेल्प देम मोर। ओके जी। सेंट्रल एशिया के साथ भी सर, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ सर रिश्ते के साथ देखें, बड़ी जेनेरिक किस्म की डिबेट हो जाएगी।
स्पेसिफिक आप कर नहीं सकते। उज़्बेकिस्तान के साथ हम रेलवे प्रोजेक्ट का सोच रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान के साथ टापी है, बट नन ऑफ इट इज़ वर्किंग एक्चुअली। आई थिंक क्या कहते हैं, दिल्ली दूरस्थ सेंट्रल एशिया के साथ हमारे ज़्यादा कॉर्डियल, हाँ स्वाय आप अज़रबैजान के, बाकी सेंट्रल एशिया में तो वो नहीं आते, लेकिन स्टिल हमारे सेंट्रल एशिया के साथ अच्छे कल्चरल रिलेशनशिप हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, बट पोटेंशियल है। एक्चुअल कोलैबोरेशन जो है उसकी पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान कंडीशंस, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान कंडीशंस। आई थिंक उन सब फैक्टर पे डिपेंड करती है। So what about with Bangladesh after the Hasina's government? यस, बांग्लादेश के ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। उस पर मैं बहरहाल आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूँगा आप जवाब दें। डू यू थिंक दैट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप without Pakistan formally apologizing for 1971? सर हो सकता है, क्योंकि एक मेरे ख्याल में एक अभी जो रिसेंट एक्टिव हुई है जिसमें उनके भी मिलिट्री वाले पर्सनल गए हैं, हमारे उनके साथ भी मुलाकात हुई है, एक Sir, I साइन है think it's एटलीस्ट possible क्योंकि टुवर्ड फर्स्ट एक टाइम उन्होंने पॉजिटिव साइड की तरफ। 25 दिसंबर को कायदे आज़म डे पे वो उन्होंने थोड़ा फिलिएशन भी शो किया है कि फाउंडिंग फादर की तरफ भी, तो हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ी सी लीनियंसी हो और वो कर लें। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी, आप में से कुछ लोग जानते हो, जब डॉक्टर यूनुस की मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर सितंबर में शहबाज शरीफ के साथ, तो उसमें पता है उन्होंने उसमें कहा था कि हमें पास्ट के मामलात को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। We will first solve the past problems and फिर आगे बढ़ेंगे। And what were the past problems? एक ही प्रॉब्लम तो ये मेरे सर हमने उनको मारा बहुत They है। demand apology. डॉक्टर यूनुस की गवर्नमेंट में कोई ये चीज़ चेंज नहीं आई। उन्होंने कहा हमारे रिलेशनशिप तब होंगे जब आप क्या करेंगे, आप उसको माफ़ी मांगे इंडायरेक्टली अल्फाज में और फिर आगे जाएंगे। सर हम माफी मांगेंगे इसका मतलब है हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमने किया ऑफिशियली, तो वो तो हमारी एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर वो तो हमारी कंडीशन बलोचिस्तान के केस में भी ज्यादा खराब हो जाएगी, बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट को ज्यादा चांस मिल एग्जैक्टली जाएगा। फिर कल को फिर अफगानिस्तान भी कहेगा एग्जैक्टली। माफी मांगो, इंडिया भी कहेगा। काश हम इंडिया पे जुल्म करते और माफ़ी मांगते। माफ़ी मांगने के लिए पहले जुल्म करना ज़रूरी है। सर मुंबई टैक्स किए थे ना सर अभी। खुदा का खौफ करो, अब तुम इस तक ना जाओ, इतना नहीं मानेंगे हम। इतना नहीं मानना हमने कि मुंबई अटैक भी हमने करवाए हैं, और मानना कि हमने किया ही नहीं है। सर नॉन स्टेट एक्टर्स थे एट दैट टाइम, तो हम यही कहते हैं ना, एग्जैक्टली लेकिन वो लैंड हमारी यूज हुई थी इसलिए हमने अपोलोजाइज किया था। फिर जो पीएम साहब है उनके माइंड में क्या था कि किस तरह रिजॉल्व करें, जब वो जाहिर है उनके माइंड में ये चीज होगी कि अपॉलॉजी की। देखें, बेसिकली पॉइंट ये है कि वी वांट कि इसको आगे लेके जाएं। हम उसको ले चाह रहे हैं कि हम बियॉन्ड इस पे जाएं, और हमें लगता है कि जब जनाब मुशर्रफ साहब थे और आपको पता है बांग्लादेश का विज़िट किया था उन्होंने, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जाके उस विज़िट किया था बांग्लादेश का, और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसको माफ़ी तो नहीं मांगी थी, बट ही हैज़ शोन अ काइंड ऑफ रिमोर्स ऑन व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। तो इसलिए एक एक सेंस में जो जो पाकिस्तान की तरफ से हमें लगा था कि दैट्स इनफ, वी कैन से सॉरी, वी कैन से दैट वी डोंट लाइक व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, बट वी कैन ऑफिशियली क्या कहते हैं उसको, माफ़ी मांग नहीं सकते जाके, सच ये मुमकिन नहीं, सो क्या और कर मांगनी सकते चाहिए सर भी नहीं। हैं रिजॉल्व करने के सर आई इंडिया ने थिंक भी तो माफी नहीं मांगी थी श्रीलंका से तमिल टाइगर के दौर में। तमिल टाइगर तो उन्होंने क्रश किया है, तमिल टाइगर अलग मुल्क थोड़ी बना है, उस पर अप्लाई नहीं करते। तो मेरे ख्याल से हमें माफी तो ज़ाहिर है नहीं मांगनी चाहिए, ना हम मांग सकते हैं, बस डिप्लोमेटिकली डील करें, उनको कोई फेवर्स दें, उनको कोई दें कि कोई चाइना के थ्रू उनको कोई ऑप्शंस दें, और हम इस तरह से डील कर सकते हैं बांग्लादेश में। सर मेरे सर ख्याल में जो तो चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश जो न्यू ब्लॉक बन रहा है,
तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है बांग्लादेश ब्लॉक, की साइड से भी? सर जो सार्क दैट्स अल्टरनेटिव ट्रू। की बात हो रही है वो भी जरा उस पर भी हाईलाइट। मैं उस पर कहता हूँ, ये ना बांग्लादेश की जो स्टेटमेंट आई थी मैं आपको सुना देता हूँ। बांग्लादेश, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड था उनका। उन्होंने कहा, ये बांग्लादेश हैज डिमांडेड अ फॉर्मल apology from Pakistan for the genocide committed against Bangladesh as both foreign ministry officials from Bangladesh interim government and Pakistan met in Dhaka। और ये इसमें उन्होंने डिमांड किया जाके। तो आई थिंक उसने लिखा है, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने ऑफिशियली कहा है, वी हैव रेज्ड हिस्टोरिकली अनसेटल्ड इश्यूज विद पाकिस्तान इंक्लूडिंग अ फॉर्मल अपॉलजी फॉर एट्रोसिटीज कमिटेड बाय पाकिस्तान ट्रुप्स इन 1971 वॉर। ठीक है, और आप पता है उसमें उन्होंने पैसे भी डिमांड किए हुए हैं, $4.52 बिलियन। कहाँ से लेकर आएंगे? और इसमें उसमें वो पैसे भी शामिल हैं जो उन्होंने कहा जी 1970 के इलेक्शन में आए थे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट खा गई थी। ये वो तो हमें नहीं मिलता ना, तो आ गए तो उनको कौन। हाँ सर, ये तो वो ना करने वाली बात ही है, बांग्लादेश एम्बेसी ये तो ना वाली। कर। एग्जैक्टली। सर चाइना को हम इसमें यूं इन्वॉल्व करें ना कि अब जो पास्ट है उसे, चाइना से कहीं वो पैसे दे दे। सर नहीं, चाइना को चाइना किस को तरह इन्वॉल्व इन्वॉल्व करें? करें कि वो बांग्लादेश को इंगेज करे। जैसे अभी हम न्यू ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो चाइना इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दे या पता नहीं सर, लेकिन चाइना को मेरे ख्याल से अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो कुछ बन चाइना सकता है। चाइना ऑलरेडी इंडिपेंडेंटली बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप मौजूद है उसकी, अगर आप लोग जानते हो। चाइना की पोर्ट भी वहाँ मौजूद है। चाइना इज ऑलरेडी वाइंग फॉर कंपटीशन अगेंस्ट, बल्कि इनफैक्ट जब ये सीना वाजिद की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो आपको पता है उसके बाद ये डॉक्टर यूनुस गए थे उधर, चाइना गए थे, और उसमें इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट थी उसके बारे में उसने बात की थी कि हम चाइना का बांग्लादेश को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे चाइना के साथ। किसी को पता है ये बात? ये मेड अ स्टेटमेंट, वो जो नहीं मणिपुर वगैरह के इलाके हैं वहाँ पे, चिकन स्नैक के साथ। तो बांग्लादेश के साथ चाइना के इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हैं, वो हमारी खातर नहीं जाएंगे, बल्कि हमसे ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप की ऑलरेडी मौजूद है। सर ये रीसेंट हाँ। कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन इशू पे भी सर बात कर लेते हैं। अब आते हैं ग्लोबल इश्यूज पे, चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं मेरे ख्याल में। लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल अच्छा इश्यूज। सर, ये अभी सार्क के हवाले से पाकिस्तान और चाइना की एक कोई न्यू अलायंस का जिक्र हो रहा था यार, सुनने जा रहे हैं नई देखिए, कोई सार्क की प्लेटफॉर्म एक सार्क फोरम की बना। तो सार्क की तो रेलेवेंसी खत्म हो गई ना। सार्क तो जब तक इंडिया उसके पाकिस्तान रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होते। जी। वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और चाइना दे आर ट्राइंग टू मेक अनदर फोरम जो सर ओआईसी सार्क की के भी सेम अलावा। ही सूरत हाल है। हाँ नहीं, वो तो देखिए, उन पे तो, वो तो अगर पूछेगा भी, क्वेश्चन पूछेगा आपसे इंटरव्यू में, तो कैसे इफेक्टिव बनाएं, कहानियां बना दें, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। रियलिस्टिक तो है नहीं ना। अनरियलिस्टिक है कि उसको रिवाइव तो करने के लिए बिल्कुल बात की जाए सार की। सर, एक अनरियलिस्टिक है कि आप ओआईसी को रिवाइव करने की बात। अल्टरनेटिव के साथ जो है ना वो एक डिस्कस किया जा रहा है डिबेट में कि पाकिस्तान और मेरा नहीं ख्याल चाइना कि मिलकर सार एक का नया कोई फोरम बनाए। मेरा नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, बांग्लादेश के साथ अलायंस बना लें, बीच में इंडिया को निकाल दें। जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी बड़ी मैटर करती है। तो आप आई थिंक सार का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। एक ही हो सकता है, पाकिस्तान की पॉलिसी लुक वेस्ट हो जाए, हम लुक वेस्ट की तरफ फोकस करें, और अफगानिस्तान के साथ, मिडल ईस्ट के साथ रिलेशनशिप बढ़ाएं, जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन सार्क का सब्स्टिट्यूट साउथ एशिया में और कोई नहीं है। इंडिया ने भी ट्राई की थी, अगर आपको याद हो, बिम्स्टेक की। इंडिया अटेम्प्टेड द सेम बिम्स्टेक, बट इट डिडंट वर्क फॉर इंडिया। बिल्कुल। ओके, ग्लोबल इश्यूज पे चलते हैं जी, आई गेस। ग्लोबल 4-5 इश्यूज पे बात करते हैं, यूक्रेन वार पे बात करते हैं। मैं यूक्रेन वार पे सवाल पूछूंगा, व्हाट इन योर व्यू इज शुड बी और इज द एंड गेम इन यूक्रेन? व्हाट शुड बी द एंड गेम इन यूक्रेन? सर यूक्रेन को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, नाटो में जाने। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि यूक्रेन को रशिया में मर्ज हो जाना चाहिए। क्या मतलब कंप्रोमाइज करना चाहिए? ये शादी थोड़ी है कि सर मियां वो बीवी कंप्रोमाइज नेटो कर में, लेंगे, जिंदगी आसानी गुजर सर जाएगी। क्या मतलब है? सर वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है ना, वो रशिया नहीं बनना चाहता। मेन इशू तो यही है। सिर्फ एक इशू नहीं है ना।
दिस इज नॉट जस्ट इशू, ये इशू था एक ज़माने में, बट अब तो कम्प्लेक्स हो गया ना। अब तो रशिया ने वो टेरिटरी एनेक्स कर दी है, अब वो टेरिटरी का क्या होगा? और अगर रशिया यूक्रेन नेटो से कर ले, तो व्हाट इज द गारंटी दैट रशिया विल सर नॉट इन्वेड रशिया इन तो फ्यूचर? नहीं गारंटीज छोड़ेगा, क्या हैं? जो भी टेरिटरीज रशिया ने की हैं वो तो आई थिंक वो नहीं छोड़ेगा, बिकॉज पुतिन हैज ऑलवेज एग्जैक्टली सेड ना तो मसला अबाउट मतलब मसला मदर सिर्फ नेटो रशिया, की वो मेंबरशिप तो नहीं हमेशा रहा ना। मदर रशिया की बात करता, वो जी पहले एग्जैक्टली, वाली रशिया इसलिए मैं की कह रहा हूँ बात करता। अब सिर्फ नेटो वाला मसला नहीं रहा। तो मैं आपसे पूछूं एंड गेम क्या है? एंड गेम सर कंसेंसस ही है, एंड गेम डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही है। अब जो रशिया तो कंसेंसस ऑन नहीं व्हाट छोड़ेगा, टर्म्स? तो जो कुछ बचा वो है उनको रख लेना चाहिए। सर बेसिकली तो रशिया को कोई अश्योर स्टेट देखिए, जब भी एंड गेम होती है, तो जब डील होती है और खासकर एंड गेम टेबल पे बात करेंगे, तो बार्गेन होती है ना। बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा? यूक्रेन को सर पीस ही मिलेगा। सर जंग से मुक्ति बहुत है उन्हें ये। नहीं, और देखें, द कंटिन्यूटी ऑफ द वार हर्ट्स रशिया मोर देन यूक्रेन, बाय द वे। सर बट रशिया इज अ बिगर एनिमल ना, इवन इफ इट्स हर्ट्स। अगर यूक्रेन के हम कंपैरिजन में देखें तो बेशक वो शायद ज्यादा है, लेकिन उसको मतलब इट्स अ वे बिगर एनिमल ना। अब एक चिकन में से खून निकलना और एक बेर में से खून निकलना, बेर कैन विद होल्ड अ लॉट ऑफ आई गेस पेन एंड नुकसान, वो कर सकता है अपने लिए हैंडल ये। आई थिंक यूक्रेन विल नॉट बी एबल टू गो देखिए, ऑन मच लॉन्गर। चलिए एक काम करते हैं। सिंस द वॉर बिगेन 2022 में वॉर शुरू हुई है, 3.5 साल हो गए। उस वार के बाद अगर रशियन इकोनॉमी और यूक्रेन की इकोनॉमी को देखें, तो किसकी इकोनॉमी का डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है? जी रशिया की सर। दैट्स द पॉइंट। मैं फिर भी कर रहा हूँ, अब आप एक खास पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। इज इट नॉट अ ग्रेजुएशन? 3 साल से रशिया पे सैंक्शंस हैं, तो ग्रेजुअली जो रशियंस हैं दे आर गेटिंग वीकर। आप मिसाल ले लें ना, यूक्रेनियंस आर एबल टू किल पीपल राइट नेक्स्ट टू मॉस्को, विद इन द हार्ट ऑफ मॉस्को। ऐसे ही हुआ था, जी सर। उनके न्यूक्लियर फाइटर जेट्स को हिट कर पा चुके हैं। पहला 3 साल में कभी ऐसा नहीं कर सके। तो मेरा नहीं है कि यूक्रेन इज लूजिंग द वॉर एंड रशिया इज विनिंग द वॉर। आई नहीं थिंक सर, ये आई थिंक इट्स बिफोर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अब ट्रम्प ने जो किया जेलेंस्की के साथ और जो वो दुनिया को भी पैगाम दे रहा है, और उसके बाद ये यूरोप की भी मॉरल सपोर्ट तो चले हैं साथ, बट नो अदर कंट्रीज आई गेस अगर लेकिन ट्रम्प ने 2 दिन पहले क्या किया? ट्रम्प हैड लिफ्टेड द पास ऑन वेपन्स, 10 पेट्रियट अनाउंस के लिए यूक्रेन के लिए, और कहा आई एम थिंकिंग टू इम्पोज हैवी सैंक्शंस ऑन रशिया। ये भी की बात है ना, 2-3 दिन पहले की बात है, अगर आप लोग जानते हो। तो आई नहीं सर थिंक मैंने नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जाके। और साथ में आपने देखा होगा यूरोपियन ने ये भी कहा कि हम उसको बेच रहे हैं। यूरोप जो है वो रशियन एसेट्स को बेच के तो यूक्रेन को पैसे भी दे रहे हैं जाके, पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन की बात भी कर रहे हैं। आई थिंक मुझे मेरी 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 राय एंड गेम में आई थिंक उसमें एंड गेम में ये है कि जो सम टेरिटरीज हैं, सम ऑक्युपाइड टेरिटरीज जो हैं, दे मस्ट बी रिटर्न्ड। मसलन सर। ऑब्वियसली बात है, एक्सेप्ट क्रीमिया। क्रीमिया रिटर्न नहीं करेंगे रशियंस, दे विल नॉट डू दैट। बट जो वो टेरिटरीज हैं, ईस्टर्न यूक्रेन की टेरिटरीज हैं, उनको पार्टली रिटर्न की बात की जा सकती है इन एक्सचेंज फॉर यूक्रेन नॉट ज्वाइनिंग नेटो। बट यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट आएगा, अगर यूक्रेन नेटो को जाएगा नहीं तो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा? यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी, कल को ट्रीटी उसमें इनकी एक आपस में। उसमें एक वन ऑप्शन इज डिप्लॉयमेंट ऑफ यूरोपियन मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट, नॉट यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर रहा, कुछ यूरोपियन स्टेट की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, दैट कुड एक्ट एज अ सिक्योरिटी गारंटी टू यूक्रेन इन दैट वे। आई थिंक दिस कुड बी अ पोटेंशियल वे फॉरवर्ड हो सकता है, जिसपे ब्रॉडर जो है वो कंसेंसस डेवलप हो सकता है मेरा ख्याल। रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स खत्म हो जाएंगी जब यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। बट यूक्रेन की सिक्योरिटी कंसर्न्स, यूक्रेन कहे कि जी मैं नेटो को ज्वाइन नहीं कर रहा, रशिया 3 साल बाद दोबारा हमला कर देगा, उसकी क्या गारंटी है? उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? यूरोपियन बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, और यूरोपियंस आर विलिंग टू डू दैट एक्सेप्ट जर्मनी। ब्रिटेन और फ्रांस ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं इस बात पर जाकर। आई थिंक दैट कुड बी अ पोटेंशियल विन विन फॉर एवरीबॉडी। नहीं?
सर अगर रशिया ने करना होता तो इससे पहले भी कर लेता, अगर उसने करना होता। ये तो बेसिकली उसको इंस्टिगेट किया गया है ना सर। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो इन कंडीशन में शायद एग्री ना करे, राइट? सॉरी। आप कहना चाह रहे हैं वो शायद इन कंडीशन पे एग्री ना करे, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, हो सकता है ना इस तरह। नहीं, इसमें रशिया के दो गेंस है ना। एक, रशिया विल रिटेन सम ऑफ द यूक्रेनियन टेरिटरीज, एंड सेकंड, यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नाटो। ये दोनों चीजें वार से पहले नहीं थी। हम्म। फिर रशिया शायद इतनी स्पीडीली इसलिए भी एरियाज ऑक्युपाई कर रहा है कि एट द एंड उसको बार्गेन करने के लिए खुद को एग्जैक्टली वापस ताकि कर वो देगा और निगोशिएटिंग कर टेबल पे लेगा। जाकर उनको उसको बार्गेनिंग के तौर पर यूज कर ले। एग्जैक्टली। जी इवन व्हेन यू हैव टू जी फॉरगो सम ऑफ द लैंड, तो आपके पास कुछ रिटेन तो रहेगा, जिसको बफर कह सकते एग्जैक्टली। हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फातिमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, एथनिक कंपोनेंट भी है। डू यू थिंक दैट रशिया वाज गॉट एंगेज बिकॉज ऑफ एथनिक फैक्टर? नो सर, आधा तो यूक्रेन रशियन है, उनके अंदर बड़ी सपोर्ट है इनकी। Ethnicity was just a pretext, one of the pretext, not the real factor. ओके जी, सर ये अब जाते हैं यूरोपियन पैलेस्टाइन गजा। मिलिट्री कौन सी है सर? ये जो सात इर्द गिर्द मुल्क है उनकी मिलिट्री की नहीं आप नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, यूरोपियन स्टेट नहीं, यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर। यूरोपियन से मतलब है ब्रिटेन की, फ्रांस की, जो मेजर पार्ट्स हैं, जर्मनी की, उनकी मिलिट्री। तो वो ये यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर को आप कह रहे हैं कि उधर उनकी मौजूदगी हो? यस, ताकि अगर फ्यूचर में रशिया इन्वेट करेगा तो रशिया के लिए खिलाफ वो डिटेरेंस होंगी। हम्म। जिस तरह पीस कीपर्स नहीं होते, पर जी पीस कीपर्स सर। का काम कुछ और होता है। वो तो डिटेरेंस के लिए नहीं होते ऐसा, भाई ये लेकिन करेंगे उनका तो काम ये कुछ और। इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह के खिलाफ भी एक्ट ऑफ वॉर चला जाएगा। एग्जैक्टली, और उनके खिलाफ वार जाने का मतलब है कि नेटो के खिलाफ वार चली जाएगी, जो कि रशिया नहीं करेगा। हम्म। तो सर बेसिकली नेटो का भी यही नहीं है को थोड़ा कि अगर नेटो का मेंबर भी कि वो इनकी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं चाहता अपनी सरहदों के इर्द गिर्द? दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन इसमें यह है कि नेटो एज ए नेटो नहीं आ रही ना। नेटो के अंदर जाते हैं अमेरिकन भी आते हैं, सारे आ जाते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली रशियन हैंड पिक यूरोपियन स्टेट्स हो सकती हैं। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ना, कि रशिया का हैंड पिक करेगा यूरोप में किसकी, नेटो की कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं। अच्छा सर, क्या ऐसी कोई दैट पॉसिबिलिटी है कि रशिया टोटली डोमिनेट करे, या ये जो हम एंड गेम सोच रहे हैं इससे हट के मतलब लाइक इसके टोटली उल्ट हो जाए, नॉट पॉसिबल, या कुछ के नॉट मतलब? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज यूरोपियन सपोर्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फातिमा, मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप मिल जाएगी, खासकर जब तक ट्रम्प है पावर में और जब तक यूक्रेन वॉर में है। नेटो मेंबरशिप नहीं मिलनी। And that's why Russia cannot end the war until it is guaranteed that Ukraine will not join NATO. Without that, Russia will never ये end तो the सर war. ट्रम्प ने आई और गेस जब तक कहा भी था कि ये गलत किया इन्होंने, ये यूक्रेन को नेटो वाला करके, शुरू में जब ये हुआ था उसने कहा था। एग्जैक्टली उसने कहा था। मिया शामा ने कहा था इसमें, अगर आप जानते हो, मिया शामा ने 2008 में कहा था कि अगर आप ये जो ब्लंडर कर रहे हैं, आप यू आर प्रोवोकिंग रशिया टू इन्वेड यूक्रेन। जब पहली दफा यूक्रेन नेटो की चीफ ने ऑफर की थी यूक्रेन को। ओके जी, जी ट्रू राशिदा, आई एग्री, आई एग्री। मैं थक गया हूँ यार। अच्छा वो सर, वो जो हमारा पीएम था जब ये वॉर शुरू हुई, तो जब हमारा पीएम रशिया था सर, वो सर को कहानी है कि वो बस ये है कॉन्स्पिरेसी ही है? हमारे पीएम थे ये रशिया में थे या अपना वो ही ना सर, नहीं नहीं वो तो थे, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट और वो जो वो हम सुनते हैं अक्सर, कभी कहीं कभी कुछ सुन लिया कभी कुछ। एक बात बताऊं, मैं अक्सर कहता हूँ, एक बच्चा जो मैं बोलता हूँ, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को ना ओवर स्टेट भी नहीं करना चाहिए। तो ये सर क्या हम कोइंसिडेंस ही था कि ये इसको उधर था? इसको 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 अब्दुल्ला उर्दू जुबान में कहते हैं अपनी औकात याद रखनी चाहिए। ये निजायज बात है सर, तो ये फिर कोइंसिडेंस ही था सर। बेवकूफ़ी के सेंस में था, और क्या था। हम्म। वो हमें थोड़ा ना वो सनसनी फैलाने का जरूरत देखिए ना, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत है। आर्मी चीफ अमेरिका में थे तो इसराइल ने ईरान में हमला कर दिया। है। सीरियसली, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उधर थे, रशिया में थे तो रशिया ने यूक्रेन को वार कर दी। हमारे डीजीआईसी अमेरिका में थे तो 9/11 हुआ था, किसी को बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी ना कुछ कुछ
है भी, मतलब कुछ बदकिस्मती है भी बड़ी है हमारे कुछ साथ। है। ओके यार, मैं आज क्लास एंड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अगली क्लास हम हम भी एक रखें जिसमें 15-20 मिनट में ग्लोबल इश्यूज रख लेंगे और फिर पॉलिटिकल साइंस रख देंगे। लेकिन आप इस वीक में कल ना और करें, पॉलिटिकल मंडे को साइंस कर के लें साथ क्लास। ना काइंडली सर आईआर भी थोड़ा डिस्कस कीजिएगा। कर देंगे लेकिन कल ना करें प्लीज, मंडे को कर लें। ये अदनान को मैं भी मंडे रिक्वेस्ट को करूंगा, कर आप भी कर लीजिएगा। मंडे डे नहीं फिर सर, कल में आप असल में अगर हो पता जी जी नहीं मसला नहीं है सर, तो आप अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। वीकेंड एंजॉय करने का मेरी क्लास, मेरी इसमें क्लास होती है 7:30 से ना 10:30 तक। तो वो ये कि मैं थक गया हूँ आज, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, बट थक गया हूँ। चलें सर, लॉन्ग डेज, कोई नहीं सर, टेक केयर, आप रेस्ट करें। सर थैंक यू सो मच, आपने फिर भी इतना टाइम दिया, थैंक यू सो नहीं जी, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और सी यू इंशाल्लाह मंडे को ट्यूसडे को इस तरह मतलब क्लास रख करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोगों का। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब मैं एंड ऑल कर दूँ ना कॉल? यस सर, टेक केयर सर। यस सर।